नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल कंचन की लेखनी कंचन शुक्ला की कहानियाँ में आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है मुजरिम और सजा। कहानी के शीर्षक से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि इसमें अपराध और अपराधी के बारे में चर्चा की गई होगी। ये बात बिल्कुल सच है। आज हमारे समाज में जहाँ देखिए वहीं लड़कियों के साथ दरिंदगी के केस दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो दिल्ली का निर्भया कांड हो, मणिपुर का हो, या अभी हाल ही में कोलकाता की डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई, जो दरिंदगी की गई और फिर निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। उसे सुनने के बाद मन विचलित हो उठा। ये कब तक चलेगा? ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है? क्या यही हमारी सभ्यता और संस्कृति थी? क्या यही हमारा संस्कार है? माएँ अपने बच्चों को कैसी संस्कार दे रही हैं? उनके बच्चे इतनी दरिंदगी कर रहे हैं और खुलेआम जब चाहते हैं जिस लड़की को उठा लेते हैं, चाहे जिस लड़की के साथ वो कुकर्म करते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो बच भी जाते हैं। और उनको बचाने वाला कौन है? हमारे प्रबुद्ध वर्ग, वकील, जो उनका केस अपने हाथ में लेते हैं और उन अपराधियों को निर्दोष साबित करके सजा से बचा लेते हैं। क्या ऐसा करना इन वकीलों के लिए अच्छा है या उचित है? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? क्या उनके घर में माँ, बहन या बेटियां नहीं हैं? अगर उनके साथ ऐसा हो तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मैं ऋचा अनिरुद्ध का एक शो देख रही थी जिसमें वो निर्भया की वकील से बातचीत कर रही थी। वो वकील बता रही थी कि जब निर्भया का केस चल रहा था तो बहस के दौरान जो अपराधियों के वकील थे उन्होंने जज के सामने कहा, अरे मर्डर ही तो किया है, पीसेस तो नहीं किए। ये सुनने के बाद वो वकील बहुत नाराज हुई। उन्होंने जज साहब से कहा कि इसको रोका जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। और ये मैं अपने आप नहीं कह रही हूँ, उन्होंने स्वयं बताया है और ऑन रिकॉर्ड ये है भी। क्या उन वकीलों को ऐसा कहना चाहिए कि मारा ही गया है, उस लड़की के पीसेस तो नहीं हुए हैं? ऐसा कहकर उन्होंने क्या दर्शाया है? अपनी मानसिकता को दर्शाया है। यही वकील अपने जमीर को बेच देते हैं। चंद पैसों की लालच में अपराधियों का केस अपने हाथ में लेते हैं और उन्हें बेगुनाह साबित कर देते हैं। ऐसे अपराधी फिर समाज में खुलेआम घूमते हैं और एक दूसरा कांड करते हैं। अगर हमारे वकील भाई या बहन जो भी हैं एकजुट होकर के ये संकल्प लें कि वो सच का साथ देंगे, ऐसे अपराधियों का केस नहीं लड़ेंगे। छोटे मोटे अपराध की बात अलग है, लेकिन ऐसा घिनौना अपराध, बलात्कार जैसा अपराध और ऐसी दरिंदगी से किया गया अपराध, अगर इसके विरुद्ध वो लोग खड़े हो जाएं तो संभवतः ऐसे अपराधों पर रोक लग सकती है। क्योंकि फिर उन अपराधियों को डर होगा कि अगर वो पकड़े गए और सबूत अदालत में पेश कर दिया गया तो फिर वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि पैसों के लिए वकीलों ने अपने ज़मीर को बेच दिया है। ये कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि जो ऐसे केसेस हैं जिनमें अपराधियों के विरुद्ध जो वकील खड़े हुए हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ये कोई झूठ नहीं है। और
इस सच को झुठलाया भी नहीं जा सकता है। मैंने इसी को आधार बनाकर अपनी ये रचना की है। इस कहानी की नायिका मुक्ता, जो पेशे से वकील है, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी उसके घर परिवार में कि उसने एक संकल्प लिया कि वो सिर्फ सच का साथ देगी। वो झूठा केस अपने हाथ में नहीं लेगी और किसी भी अपराधी को बचने नहीं देगी, उसे सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएगी, वो अपराधी कोई भी हो। और ऐसा नहीं है कि मुक्ता सिर्फ लड़कियों का केस लेती है, उन लड़कियों को का जो बलात्कार का शिकार हुई हैं, वो उन पुरुषों का भी केस लेती है जो लड़कियों के द्वारा झूठे आरोप में फंसाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्ता सिर्फ सच का साथ देती है। अगर मुक्ता जैसे वकील इस समाज में हो जाएं तो अपराध कुछ हद तक कम हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी मुजरिम और सजा। मेरी ही जुबानी, मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। मुक्ता अपने ऑफिस में बैठी एक केस की फाइल देख रही थी। तभी अचानक एक लड़की उसके ऑफिस में दाखिल हुई और मुक्ता के पैरों को पकड़कर रोते हुए बोली, मैडम, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उन दरिंदों ने मेरी इज्जत ही नहीं, मेरी आत्मा को भी तार तार कर दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। उन लड़कों ने मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया है। मैंने सुना है आप इंसाफ के लिए लड़ती हैं, आप सच का साथ देती हैं। यही जानकर मैं आपके पास आई हूँ। मुझे निराश ना कीजिएगा मैडम, मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। सभी मुझे ही चरित्रहीन साबित करने में लगे हुए हैं। मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मैंने उन लड़कों से कोई पैसे नहीं लिए हैं। वकील साहिबा, आप मेरी मदद कीजिए। मैं जीवन भर भगवान की तरह आपकी पूजा करूँगी। इतना कहकर वो लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मुक्ता ने उस लड़की को उठाकर अपनी सामने वाली कुर्सी पर बिठाया, उसे एक गिलास पानी देते हुए कहा, लो पहले पानी पियो, उसके बाद मुझे अपनी पूरी बात बताओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अगर सच में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, और अगर तुम झूठी निकली तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। उस लड़की ने नजरें उठाकर मुक्ता की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, याचना, बेबसी, पता नहीं कितने तरह के भाव मुक्ता को दिखाई दिए। मुक्ता ने एक गहरी सांस ली। तब तक उस लड़की ने पानी पी लिया। उसके बाद अपने आंसू पोंछते हुए वो अपनी आप बीती मुक्ता को सुनाने लगी। मैडम, मेरा नाम निशा है। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी माँ बीमार रहती है। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाती हूँ। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। इसका कारण है मेरे पास गरीब घर के बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं जो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते। एक दिन मेरे घर में पड़ोस की कमला चाची आईं। उन्होंने मेरी माँ से कहा, सावित्री बहन, जहाँ मैं काम करती हूँ सिंघानिया साहब के घर, क्या आपकी बेटी वहाँ काम करेगी? कमला चाची की बात सुन मेरी माँ ने आश्चर्य से पूछा, कमला बहन, वहाँ तो आप और आपकी बहू काम करती है, क्या तुम वहाँ का काम छोड़ रही हो? मेरी माँ की बात सुन कमला चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 2 महीने के लिए अपनी बहू के साथ अपनी बहन के घर जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आती निशा वहाँ काम कर ले। वो लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा पैसा देंगे, तुम्हारी सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मेरी मालकिन ने मुझसे कहा मैं किसी को उनके घर पर काम के लिए रखवा दूँ, लेकिन वो व्यक्ति सीधा साधा और ईमानदार हो। तभी मुझे निशा का ध्यान आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं निशा को वहाँ काम पर लगवा दूँ। यही बात करने में तुम्हारे पास आई हूँ। कमला चाची की बात सुन मेरी माँ ने उन्हें मना करते हुए कहा, कमला बहन, निशा ने आज तक किसी के घर में काम नहीं किया है। वो तो बहुत अमीर लोग हैं,
वहाँ निशा काम नहीं कर पाएगी। बड़े लोगों की बात ही अलग है। माँ की बात सुन कमला चाची ने कहा, सावित्री बहन तुम इसकी चिंता ना करो, मैं 2-3 दिन निशा के साथ काम पर जाऊंगी, उसे सब कुछ समझा दूंगी। वहां से निशा को महीने में 20,000 रुपये मिलेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना है। सुबह शाम निशा घर पर तुम्हारे पास रहेगी। सोच लो, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। 20,000 रुपये की बात सुन मैं वहाँ काम करने को तैयार हो गई। मेरी माँ मना कर रही थी, पर मैंने सोचा इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं माँ का इलाज करवा लूँगी। यही सोच मैं सिंघानिया साहब के घर काम करने के लिए तैयार हो गई, निशा ने बताया। निशा की बात सुन मुक्ता बहुत ध्यान से उसे देखने लगी। फिर उसने पूछा, फिर क्या हुआ? निशा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। निशा ने आगे कहानी सुनानी शुरू की। मैडम, पैसे के लालच में मैं सिंघानिया साहब के घर काम करने को तैयार हो गई थी। कमला चाची 2 दिनों तक मेरे साथ वहाँ गईं, मुझे घर का सभी काम समझा दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ आना बंद कर दिया। वो घर नहीं था, महल था, महल। मैडम जी, साफ सफाई के लिए अलग नौकर था, माली भी था। वो दोनों अपना अपना काम करके अपने अपने घर चले जाते थे। मुझे वहाँ सुबह से रात 8 बजे तक रहना होता था। सिंघानिया साहब की पत्नी बहुत अच्छी थी। उनकी बड़ी बहू थोड़ा गुस्से वाली थी, काम समय पर ना होने पर डांटने लगती थी, पर बड़ी मालकिन बहुत अच्छी थी। बड़े साहब भी वो कुछ नहीं कहते थे। इतना कहकर निशा कुछ सोचने लगी। मुक्ता ने निशा को गहरी नज़रों से देखते हुए गंभीर लहजे में पूछा, जब सब लोग अच्छे थे तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो कैसे हुआ और कहाँ हुआ? मुक्ता की बात सुन निशा ने फिर कहना शुरू किया, मैडम, सिंघानिया साहब का छोटा बेटा रोहन सिंघानिया, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी शराब और शबाब, वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था है। जवान लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। रोहन दूसरे शहर में रहता है। दिवाली पर वो अपने घर आया हुआ था। उस समय मैं सिंघानिया साहब के घर में काम कर रही थी। वो दिवाली की रात थी। दिवाली की पूजा करने के बाद बड़े साहब और मालकिन ने मुझसे कहा, निशा, आज दीपावली है, पूजा के बाद हम अपने कुछ खास दोस्तों के घर मिठाई और उपहार देने जाते हैं। आज तुम्हें भी यहाँ देर तक रुकना पड़ा है। तुम थोड़ी देर यहाँ और रुक जाओ। इतनी रात को अकेले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जब हम लौट आएंगे तो हमारा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। तुम अपना और अपनी माँ का खाना यहीं से पैक करके ले जाना। इतना कहकर वो दोनों बिना मेरी बात सुने अपने दोस्तों से मिलने उनके घर चले गए। उनकी बड़ी बहू अपने पति के साथ एक दिन पहले ही मैके चली गई थी। उस समय रात के 9 बजे थे। मेरा काम भी खत्म हो गया था। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ रुकने में डर लग रहा था, पर मालकिन का आदेश था तो मुझे रुकना पड़ा। कुछ सोचते हुए मैं किचन में जाकर अपने लिए खाना पैक करने लगी। तभी रोहन सिंघानिया मेरे पास किचन में आ गया। उसने मुझसे कहा मैं उसके दोस्तों के लिए पकोड़े बना दूं। मैंने देखा उसने शराब पी रखी थी। रोहन को ऐसी हालत में देख मैं अंदर तक कांप गई। मैंने डरते हुए धीरे से कहा, अब मेरा काम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। उसने गुस्से में कहा, तुम इस घर की नौकरानी हो, तुम्हें जो काम कहा जाएगा तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पकोड़े बनाकर चली जाना। मैंने भी सोचा मुझे मालकिन के आने तक रुकना ही है तो चलो पकोड़े बना देती हूँ। इतनी बात के लिए रोहन को नाराज करना ठीक नहीं है। कहीं वो फिर कुछ उल्टा सीधा ना कहने लग जाए, क्योंकि वो शराब के नशे में है। यही सोचकर मैंने कहा, ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं पकोड़े बनाकर लाती हूँ। रोहन किचन से बाहर चला गया। मैं अपना काम करने लगी। जब मैं पकोड़े बना रही थी तभी अचानक किचन में रोहन आ गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले मेरे पीछे जाकर
रोहन ने मेरा मुंह बंद करके मुझे उठा लिया। मैं चिल्लाना चाहती थी पर मेरा मुंह बंद था। रोहन ने मुझे अपने बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। मैं जोर से चिल्लाई पर बाहर पटाखों की आवाज में मेरी आवाज दब गई। तभी कमरे में रोहन के 3 दोस्त आ गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा उनकी आंखों में वासना की चमक थी। उनके चेहरों पर दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। मैं वहां से भागना चाहती थी लेकिन दरवाजा बंद था। उन चारों ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया, फिर जानवरों की तरह मेरे कपड़े फाड़ने लगे। उस समय वो चारों इंसान नहीं, पूरी तरह से वैसी दरिंदे बन गए थे। मैं चीखती चिल्लाती रही पर मेरी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं था। बारी बारी उन चारों ने मेरा बलात्कार किया। उसके बाद मुझे धमकी देते हुए कहा, अगर मैंने कुछ भी किसी को बताया तो वो मुझे और मेरी माँ को जान से मार देंगे। उस दिन उन दरिंदों ने सिर्फ मेरे शरीर का ही बलात्कार नहीं किया, मेरी आत्मा, मेरे स्वाभिमान को भी तार तार कर दिया। मेरा पूरा शरीर लहूलुहान था। मैं किसी तरह अपने घर पहुंची। माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी हालत देखकर वो समझ गई कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कब तक रोती रही मुझे याद नहीं है। जब दूसरे दिन मैं काम पर नहीं गई तो सिंघानिया साहब का माली मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा, मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगी। मेरी बात सुन माली वापस चला गया। दूसरे दिन मालकिन आई। शायद उन्हें कुछ शक हो गया था। मालकिन को देख मैं रो पड़ी। मेरे साथ रोहन और उसके दोस्तों ने जो किया था मैंने उन्हें बता दिया। मुझे लगा था मालकिन बहुत अच्छी हैं, वो मेरी मदद करेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, मैं मानती हूँ मेरे बेटे ने दरिंदगी की है, उससे गलती हो गई। वो शराब के नशे में था। तुम सुंदर भी बहुत हो। तुम्हारी सुंदरता देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सका। शराब के नशे की वजह से ऐसा हो गया। तुम मेरे बेटे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कर रही हो। तुम ऐसा ना करो। मैं आश्चर्य से मालकिन को देखने लगी। अब मुझे उनके चेहरे पर कठोरता दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर वो चुप रहीं, फिर वो मुझे लाखों रुपए देने की बात करने लगी। जब मैंने कहा मुझे रुपए नहीं, इंसाफ चाहिए, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तब उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा, पुलिस तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगी क्योंकि हम पुलिस वालों का मुंह पैसों से बंद कर देंगे। तुम्हें पुलिस चरित्रहीन साबित कर देगी। फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। जो हुआ है उसे भूल जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे को सजा दिलवा दोगी तो ये तुम्हारी भूल है। हमें बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मालकिन की बात सुनकर मेरी माँ डर गई। उन्होंने मालकिन से कहा, मेरी बेटी पुलिस के पास नहीं जाएगी। तब उन्होंने मेरी माँ को 5 लाख रुपए दिए और कहा, हम लोग ये शहर छोड़कर चले जाएं। उनकी बात सुनकर मेरा मन दर्द से करा उठा। मैं सोच रही थी, एक औरत होकर भी मालकिन मेरा दर्द नहीं समझ सकी। वो सिर्फ माँ बनकर रह गई। मैंने माँ से कहा, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तब माँ ने अपनी कसम देकर मुझे रोक दिया, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी। मैंने पैसे लेकर अपनी इज्जत का सौदा किया। मुझ में और एक कोठे वाली में क्या अंतर रह गया? कोठे वाली औरतें मजबूरी में अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, पर मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे मन में यही विचार उठते रहे। मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन मालकिन की बात सुनकर मैं भी डर गई थी। कहीं पुलिस वालों ने मुझे ही गलत साबित कर दिया तो मेरी माँ का क्या होगा? तभी मुझे आपके बारे में पता चला। मैंने अखबार में पढ़ा, आप लड़कियों को इंसाफ दिलवाती हैं, गरीब लड़कियों की मदद करती हैं, उनसे फीस भी नहीं लेती। तब मुझे लगा आप मेरी मदद जरूर करेंगी। मैंने सोचा मैं एक बार आपसे मिलूंगी और अपने लिए इंसाफ की भीख मांगूंगी। मुझे विश्वास था आप मेरे दर्द को समझेंगी वकील साहिबा। यही मेरी दर्द भरी कहानी है। फिर कुछ सोचते हुए उसने जल्दी से कहा, मैडम मेरा विश्वास कीजिए, उन पैसों को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है।
वो ऐसे ही मेरे घर में रखे हुए हैं। मुझे पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। मैं उन दरिंदों को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। इतना कहकर निशा फूट फूट कर रो पड़ी। मुक्ता ने निशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अपने आंसू पोंछ लो। अब तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अब तो आंसू उन दरिंदों को बहाना होगा, उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। वो सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। कहीं ऐसा ना हो तुम सिंघानिया परिवार के दबाव में आकर अदालत में मेरे खिलाफ ही झूठ बोल दो। मुक्ता की बात सुन निशा ने गंभीर लहजे में कहा, मैडम, मुझसे आप कहीं भी लिखवा लो, मैं अपने बयान से कभी भी नहीं मुकर सकती। ठीक है, अब तुम घर जाओ, कल मुझसे मिलना, मुक्ता ने कहा। मुक्ता की बात सुन निशा की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उसने हाथ जोड़कर मुक्ता को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। राजीव थोड़ी देर पहले ही वहां आया था। उसने कुछ बातें सुन ली थी। मुक्ता उस लड़की का केस लड़ेगी, ये सोच राजीव का चेहरा गंभीर हो गया। वो सीधा मुक्ता के पास गया। उसने कहा, मुक्ता, तुमने उस लड़की से वादा तो कर लिया, तुम उसको इंसाफ दिलवाओगी। कहीं ऐसा ना हो अदालत में ये लड़की भी मुकर जाए और एक बार फिर तुम्हें अदालत में जलील होना पड़े। अपने पति राजीव की बात सुनकर मुक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, इस बार ऐसा नहीं होगा। निशा अदालत में सच बोलेगी। मैंने उसकी आंखों में दर्द और मायूसी देखी है। उसकी आवाज में जो दर्द था, उसे देखकर मेरा कलेजा दहल गया। राजीव, जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसकी आत्मा लहूलुहान हो जाती है। उसकी आंखों में जो दर्द और मायूसी थी, उसे देखकर मैं कांप गई। मुझे लगा अगर मैंने भी उसका साथ नहीं दिया तो कहीं ये लड़की गलत रास्ते पर न चल पड़े। उसके आंसू उसके दिल के दर्द को बयां कर रहे थे। उसकी बेबसी को मैंने महसूस किया था राजीव, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा कुरेदना उचित नहीं समझा। ये कहते हुए मुक्ता का चेहरा कठोर हो गया। मुक्ता, तुम दिल की बहुत अच्छी और मासूम हो, सभी को अपने जैसा समझती हो। यही वजह है तुम लोगों की बातों पर जल्दी ही विश्वास कर लेती हो, जबकि आजकल का जमाना ऐसा नहीं है। तुम्हें पिछला केस याद है, जब तुमने मोना नाम की लड़की पर विश्वास करके उसका केस लड़ा था? फिर क्या हुआ था? तुम्हें ही भरी अदालत में शर्मिंदा होना पड़ा था। उसी लड़की ने भरी अदालत में झूठ बोलकर तुम्हें शर्मिंदा किया था और तुम्हें झूठा साबित कर दिया। उसने तुम पर कितना घिनौना इल्जाम लगाया था, तुम शायद भूल गई, पर मुझे सब याद है। उसने जज साहब से कहा तुमने उसे उन लड़कों के खिलाफ झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था, जबकि तुम तो उस लड़की की मदद कर रही थी। तुमने तो उससे यह भी कहा था मैं तुमसे अपनी फीस भी नहीं लूंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लो, तब केस अपने हाथ में लेना, राजीव ने समझाते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, पर इसका मतलब ये तो नहीं मैं एक झूठी लड़की के कारण सब पर अविश्वास करूं। उस झूठी लड़की मोना के साथ बलात्कार हुआ था, पर वो पैसे के लालच में फंसकर झूठ बोल गई। उसकी झूठी गवाही के कारण मेरी बहुत बदनामी हुई। मैं केस हार भी गई, लेकिन मोना की गलती की सजा मैं निशा को नहीं दे सकती। निशा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसके साथ सिंघानिया परिवार के आवारा लड़के रोहन और उसके दोस्तों ने ये कुकर्म किया है। निशा उन दरिंदों को सजा दिलवाना चाहती है। वो अपने साथ हुए अन्याय को चुपचाप सहने की जगह उन दरिंदों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर उन्हें ये बताना चाहती है अब लड़कियां अपने साथ हुए अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करेंगी, बल्कि उन दरिंदों को सख्त सजा दिलवाएंगी। समाज के सामने उनके शराफत के मुखौटे को उनके चेहरे से नोच कर फेंक देंगी। मैंने उससे बात पूछी थी, कहीं आगे चलकर किसी दबाव में आकर वो मेरा साथ तो नहीं छोड़ देगी। तब उसने मुझसे कहा मैं उससे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लूं, यदि वह अदालत में मुकर जाए तो मैं उस पर झूठी गवाही देने का केस कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। राजीव उसके चेहरे की बेबसी, आंखों के आंसू स्वयं इसके दर्द को बयां कर रहे थे। राजीव, तुम्हें तो पता है मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। जब हमने
उन अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया तो हमारा वकील बिक गया, जिसने मेरी बहन को न्याय नहीं दिलाया और उसे भरी अदालत में कितना अपमानित होना पड़ा था। उस अपमान को मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। तब मैंने उसकी मौत पर कसम खाई थी, मैं किसी भी मासूम लड़की को अदालत में शर्मिंदा नहीं होने दूंगी जिससे उसे आत्महत्या करनी पड़े। इसलिए मैंने वकालत की और वकालत की प्रैक्टिस मैं पैसे के लिए नहीं करती, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, बल्कि लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए करती हूँ। ये तुम ही नहीं, वकील वर्ग का हर व्यक्ति जानता है। और मैं सिर्फ लड़कियों को ही न्याय नहीं दिलाती, अगर कोई पुरुष भी पीड़ित है तो मैं उसका भी केस अपने हाथ में लेती हूँ। मैं जिस केस को अपने हाथ में लेती हूँ उस केस को जीतना मेरा दृढ़ संकल्प बन जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मैं झूठे केस नहीं लेती। अपराधी मेरे नाम से कांपते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं उनके खिलाफ लड़ रही हूँ तो उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। अब समय आ गया है, बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। मेरा मानना है इसमें वकीलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सभी वकील ये निर्णय ले लें कि वो ऐसे दरिंदों का केस नहीं लड़ेंगे तो अपराध करने वाला कोई भी अपराधी 1000 बार सोचेगा। तब ऐसे घिनौने अपराध कुछ हद तक कम हो सकते हैं। मैं तो भरी अदालत में उन माओं से भी गुजारिश करूंगी कि वो अपने अपराधी बच्चों को खुद सजा दें, उनसे सभी रिश्ते नाते तोड़ दें और उन्हें कानून के हवाले कर दें। मुक्ता ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ मुक्ता, पर कोई भी माँ अपने बच्चे को कानून के हवाले नहीं करेगी। ये बस एक सपना है। और हाँ, अगर तुम्हारे जैसे वकील चाहे तो बलात्कार पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि ऐसे अमीर घिनौने अपराधियों को वकील ही पैसे के लालच में सजा से बचाते हैं, राजीव ने कहा। मुक्ता ने गहरी सांस लेकर दर्द भरी आवाज में कहा, राजीव, मैं सभी वकीलों को तो नहीं बदल सकती, पर खुद तो सही रास्ते पर चल सकती हूँ। हो सकता है मेरे ऐसा करने से कुछ दूसरे वकील भी अपना जमीर बेचना बंद कर दें। मुक्ता, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, पर मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ वकीलों के साथ साथ आजकल की लड़कियां भी पैसों के लिए लड़कों को झूठे केस में फंसा देती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। राजीव ने अपने मन की शंका जाहिर की। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने प्राइवेट जासूस रखा हुआ है। अब जब मैं कोई केस लेती हूँ तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करवा लेती हूँ, तभी केस हाथ में लेती हूँ। मोना के केस के अतिरिक्त मैं आज तक एक भी केस नहीं हारी और आगे हारूंगी भी नहीं। इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भगवान भी सच का साथ देते हैं। राजीव, तुम जानते हो, मैं सिर्फ सताई हुई लड़कियों, औरतों के ही केस नहीं लड़ती, बल्कि उन आदमियों का केस भी अपने हाथ में लेती हूँ जो औरतों और लड़कियों के द्वारा सताए जाते हैं। मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ, इसलिए सच जहाँ है मैं वहाँ हूँ। मैंने आज तक कभी भी झूठा केस अपने हाथ में नहीं लिया है। निशा के बारे में मैं पहले पूरी जानकारी ले लूंगी, तभी उससे वकालतनामे पर हस्ताक्षर करवाऊंगी, मुक्ता ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अच्छा जी, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि हमारी मैडम जासूसी भी करवाती हैं। मैं तो समझता था तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, यहाँ तो मैं ही बेवकूफ़ बन गया, राजीव ने हंसते हुए कहा और मुक्ता को अपनी बाहों में खींच लिया। अरे अरे वकील साहब, पतिदेव, आप वकील के पति हैं, मुझसे दूर ही रहिए वरना केस कर दूंगी, मुक्ता ने गंभीर मुद्रा में कहा। मुक्ता का चेहरा देख राजीव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ये थी मेरी कहानी मुजरिम और सजा। ये बात बिल्कुल सच है जैसा मुक्ता ने कहा। अगर हर वकील ये संकल्प ले ले कि वो अपराधियों का केस नहीं लेगा तो अपराधी डरेंगे और ऐसा जघन्य अपराध करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर उनके मन में कहीं यह विचार आएगा भी तब भी वो अपने कदम पीछे हटा लेंगे, क्योंकि फिर उनको बचाने वाला कोई वकील आगे नहीं आएगा और उनकी सजा
निश्चित हो जाएगी। मैं सभी वकीलों से ये अपील करूंगी कि ऐसे जघन्य अपराधियों को बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे अपराधी किसी के हितैषी नहीं होते हैं। वो एक बार जब अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं तो फिर वो बढ़ते ही जाते हैं और समाज में गंदगी फैलती ही जाती है। हमारी लड़कियां आज सुरक्षित नहीं हैं, वो बाहर निकलते हुए डरती हैं। हम इतना आगे बढ़ गए हैं, समाज उन्नति कर रहा है, लेकिन ये कैसी उन्नति है जहां पर समाज पतन के गर्त में गिरता जा रहा है। माएँ अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रही हैं और लड़के वासना की आग में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें न रिश्तों की मर्यादा का ज्ञान रहता है और न ही मान सम्मान का। वो औरत को सिर्फ एक जिस्म समझते हैं, भोग की वस्तु समझकर उसके साथ बलात्कार करते हैं और जब उन्हें लगता है कि वो लड़की उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है, पुलिस में जा सकती है, तो उसकी हत्या भी कर देते हैं। ऐसा कोलकाता कांड को हम मान सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी बहुत ही जरूरी है। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।